Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 25th of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 25 जुलाई 2026 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है ब्लैक सी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जैसे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन को। काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो हम लोगों ने कवर करने हैं सेशन में, और माफ़ी चाहता हूँ पिछले कुछ दिनों से लगातार जो ये अपना सेशन है वो थोड़ा सा डिले रहा है। ठीक है, दोपहर में लगभग 1-2 बजे के आसपास ही अपलोड हो पा रहा था। बट फ्रॉम मंडे हम लोग इस सेशन को वापस से अपने टाइम पर कंडक्ट करेंगे, वही अर्ली मॉर्निंग में 7:30 से 8 के बीच में कोशिश करेंगे। अगर लाइव डिस्कशन होगा तो इतने बजे मिल जाए, बाकी अगर यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डेड अपलोड होना होगा तो 8:30 से 9 के बीच में ये सेशन आपको अपलोडेड मिल जाएगा। ठीक है, और लाइव होना होगा तो मॉर्निंग में 7:30 से 8 के बीच में हम लोग इसको लाइव कंडक्ट कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस की। सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारे न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा इंटरनेशनल एडिशन में, पेज नंबर 1 के ऊपर में। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, 1-2 बातें हैं जो आपने बस खाली ध्यान रखनी चाहिए। जैसे यूएसए का एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, यूएस ट्रेड एक्ट 1974। इस एक्ट का एक सेक्शन है विच इज़ सेक्शन 301। इस सेक्शन का रोल क्या है बस इतना पता होना चाहिए। इस पूरे आर्टिकल में उसी को घुमा फिरा के इधर उधर करके सब कुछ कवरेज किया गया है। तो एक्चुअली में हेडिंग अब देखते हैं तो अमेरिका ने परमानेंट टैरिफ यानी कि टैक्स को अनाउंस कर दिया है, और इंडिया भी अब 10% टैक्स के अंदर में आ रहा है। पहले इन्होंने 12.5% लगाने की बात की थी, जैसा आप आर्टिकल में देख पाओगे कि प्रपोजल ये था कि इंडिया के ऊपर में 12.5% टैक्स को लगाया जाएगा। ये किस प्रकार का टैक्स या किस प्रकार का टैरिफ है, ये इम्पोर्ट टैरिफ की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और अमेरिका का जब आप व्यापार देखते हैं, ट्रेड देखते हैं, तो इसमें एक खास बात यह है कि इंडिया व्यापार में फ़ायदे में रहता है, ट्रेड सरप्लस में रहता है। सरप्लस का मतलब यह है कि हम अमेरिका को बेचते सामान ज़्यादा हैं, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और उनसे इम्पोर्ट कम करते हैं। जबकि चाइना के साथ में ये सब कुछ उल्टा हो जाता है, चाइना से हम खरीद ज़्यादा रहे हैं और उनको कम बेच रहे हैं। इसलिए चाइना के साथ में जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार में घाटा है। लेकिन यूएसए के साथ में ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, याद रखिएगा। तो यूएसए के साथ व्यापार करना, उसके साथ में अपने रिलेशंस को मेंटेन करना इज़ दी अटमोस्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जो पहले यहाँ पर ये कोशिश की जा रही थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब कोई भी सामान भारत का यूएसए में जाएगा तो उस पर पहले 12.5% टैरिफ को, टैक्स को इम्पोज करने की बात की गई थी। अभी यहाँ पर ट्रंप साहब कहते हैं इतना ना लग के 10% लगेगा। तो कहोगे इससे फ़ायदा क्या, इससे तो सामान वहीं पर महंगा हो जाएगा। तो इससे सामान अगर वहाँ पर महंगा होगा, लेट से इंडिया का कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के ऊपर में अचानक से पैसे बढ़ जाते हैं, महंगा हो जाता है यूएसए के अंदर में, तो यूएसए के लोग क्या उसको परचेज़ करेंगे? नहीं। अगर उनके पास में ऑल्टरनेटिव होगा उसका बहुत सारा, तो उसको इंडियन प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करेंगे। परचेज़ नहीं करेंगे तो नुकसान किसको होगा? हमको नुकसान होगा। हमारे एक्सपोर्टर सामान एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ट्रेड का जो ट्रेड सरप्लस है ना, वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। हमारे ही एक्सपोर्टर्स को नुकसान होना शुरू होगा, हमारी इकॉनमी को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ये है दोस्तों पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप अब आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिली है। ठीक है, तो ये टैक्सेस, ये टैरिफ जितने कम रहेंगे उतना बढ़िया है। इसी के लिए तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पर्पस क्या होता है? दो कंट्रीज़ के बीच में जो ये टैरिफ लग रहे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर में, इस टैरिफ को हटा दिया जाए। 0% टैक्स लगेगा, जिससे जितने में सामान बन रहा है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट कम रुपए में ये सामान बिकेगा दूसरे कंट्री के मार्केट में। लोग ज़्यादा परचेस करेंगे, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा क्रिएट हो रही होगी वहाँ पर, समझे। इसलिए एफटीए वगैरह साइन किया जाता है। तो यूएसए ने अभी फरवरी में अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने एक टेम्पररी 150 दिन का जो 10% का टैरिफ है वो लगा दिया था। अभी यहाँ पर एक परमानेंट टैरिफ को अनाउंस कर रहे हैं, और इंडिया को इन्होंने 10% में रखा हुआ है, रिमेन रखा हुआ है। जैसे पहले 10% इन्होंने अनाउंस किया था वो सेम यहाँ पर चल रहा है। तो इंडिया का जो भी सामान यूएसए में जा रहा होगा उस पर 10% ये टैक्स को इम्पोज करेंगे, याद रखिएगा। अब ये बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे जैसे यूएसए ने दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर में टैरिफ लगाए उसके कंपैरिजन में, और मल्टीपल कंट्रीज़ के ऊपर में ये जो टैरिफ्स हैं, ये टैक्सेस हैं, यूएसए करंट समय पर लगा रहा है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि ये वाले टैक्सेस को लगाने के पीछे का मेन पर्पस क्या है? यूएसए ये कह रहा है कि अगर कोई भी कंट्री अपने देश में सामान बना के अमेरिका को अगर बेच रहा है, तो ध्यान रखना आप अपने देश में जब भी सामान बनाओ तो फोर्स्ड लेबर नाम की एक्टिविटी का यूज़ नहीं होना चाहिए सामान बनाने में। यानी किसी व्यक्ति को ज़बरन उससे मजदूरी का काम करवाना, फोर्सफुल लेबर का काम करवाना,
है ना, उसका एक्सप्लॉइटेशन करना। अगर ऐसा करके कोई सामान आ रहा है, यानी यूएसए कह रहा है हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और हमें पता चला कि ऐसा कोई सामान आ रहा है जहाँ पे फोर्सफुल लेबर का काम करवाने के बाद सामान बनाया जा रहा है और फिर अमेरिका में आ रहा है, उसको हम परचेज नहीं करेंगे, और परचेज करेंगे तो उस पर टैक्स फिर 12.5% के आसपास लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए फोर्स लेबर बंद कर दो। और आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको ये पढ़ाया भी था कि इंडिया ने वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, और हम भी यहाँ पर वो चेक कर रहे हैं कि कहीं पर भी जो सामान हम एक्सपोर्ट करें दूसरे देश में, उसमें फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल ना हो, जबरन यहाँ पे मजदूरी किसी से भी ना करवाई जाए। तो इंडिया ऑलरेडी इसको लेकर इनिशिएटिव लेकर चल रहा है। तो यूएसए ने इंडिया को 10% टैरिफ में ही रखा है, कोई बढ़ाकर यहाँ पर नहीं इम्प्लीमेंट किया है। तो ये परमानेंट टैरिफ अनाउंस करे गए हैं जो बेसिकली फोर्स लेबर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। इंडिया जैसे पहले 10% में चल रहा था, वैसे ही 10% में हम लोग प्रेजेंट हैं। और ये जो डिसीजन है दोस्तों अमेरिका का, ये लगभग 60 अलग अलग कंट्रीज़ को इम्पैक्ट करने वाला है। इवन इंडिया को भी ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि फरवरी में जो अनाउंसमेंट था वो सब हमने डिस्कस किया। अब फोर्स लेबर की बात तो चलो हो गई। एक और चीज़ आती है कि यूएसए ये सब डिसाइड कैसे कर रहा है। क्या यूएसए के अंदर में जो ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट है? बिल्कुल, मैं आपको कह रहा था ना, इस पूरे के पूरे न्यूज़ आर्टिकल के अंदर में इकलौती सी चीज़ है जो आपने पता होनी चाहिए, वो है यूएस ट्रेड एक्ट 1974 सेक्शन नंबर 301। ये 301 नाम का जो इस सेक्शन है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में, इसको पता होना चाहिए। इसको यूएसटीआर भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, यूएस ट्रेड एक्ट को। आपसे पूछ सकता है कि बताओ यूएसटीआर का सेक्शन 301 का मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस यह है कि जितनी भी गलत तरीके की ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं कंट्रीज़ के थ्रू, वो प्रैक्टिसेस को ना अपनाया जाए। और यूएसए का जो ट्रेड और बिजनेस है, ठीक है, इसको लेकर जो पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पर हार्म ना हो, मतलब यूएस का ट्रेड और बिजनेस के ऊपर में कोई असर ना पड़े। कोई दूसरा कंट्री लगातार बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती करके यूएसए के मार्केट को फ्लड करना चाहता है अपने सामान से, या फोर्स लेबर करके अपना सामान यूएस में बेचना चाहता है, तो उसको रोकने का काम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 का है। तो कोई भी अगर गलत प्रैक्टिस, यानी कि कोई भी अगर अनफेयर प्रैक्टिस पाई गई यहाँ पे, तो यूएस जो है टैरिफ्स को इम्पोज कर सकता है, टैक्स इम्पोज कर सकता है, ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, या कुछ और भी करेक्टिव मेजर्स ले सकता है। समझे? क्लियर हो गया? इसी में ही इन्होंने सेकंड इन्वेस्टिगेशन नाम का एक और प्रोसेस ऐड कर दिया है। यूएस आज ये भी चेक कर रहा है कि भाई कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो सामान को सस्ता सस्ता अपने देश में बना रही हैं, बहुत ही सस्ता, यानी उनकी गवर्नमेंट अपने उन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, और वो सामान बना बना के पूरे यूएस मार्केट को फ्लड कर दे रहे हैं, भर दे रहे हैं, जिससे यहाँ पर यूएसए का जो ट्रेड डेफिसिट है वो यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो ये कह रहे हैं इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होगा। कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं अपनाई जा रही है कि भाई ज़्यादा लेवल पर एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही हो, यूएस के जो ट्रेड इंडस्ट्रीज़ हैं उसको अफेक्ट करने की कोशिश की जा रही हो, तो उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो अभी बाकी है। अब ये टैरिफ्स कैसे डिसाइड होते हैं? ये कंट्रीज़ डिसाइड करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ है वो मिलकर, मतलब यूएस स्पेशली कह रहा है कि फोर्स लेबर है ना, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। 10% टैरिफ को फेस करने वाली ये कुछ कंट्रीज़ हैं आपके सामने लिस्ट, इसमें इंडिया भी 10% वाला टैरिफ जो है ये फेस करेगा। दैट्स इट। आपने बस स्पेसिफिक चीज़ जो पता होनी चाहिए ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, यही जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, यूएसटीआर सेक्शन 301। कुछ भी रिवाइज करना है अल्टीमेटली एट द लास्ट टाइम पर, क्योंकि भाई एग्जामिनेशन में जल्दी जल्दी रिवाइज करने की बात आती है, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिविजन पॉइंटर। ये आपको इन्हीं पीडीएफ्स में बनाकर दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर जंप करते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो पीडीएफ्स आप अपने सामने देख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये सारे के सारे पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लेकिन कहाँ पर मिलते हैं ये सारे पीडीएफ्स दोस्तों? आपको मिलते हैं हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है? और बाकी याद रखिएगा, ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे आपका अमाउंट भी तुरंत रिकवर हो जाएगा, क्योंकि पुराने सारे पीडीएफ्स इस ग्रुप के अंदर में अवेलेबल हैं। तो पुराने पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ में जो नए पीडीएफ्स हैं वो भी रेगुलर बेसिस पर मिल रहे होंगे। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट है, जहाँ पर बात करी जा रही है वेस्ट बंगाल की जो सरकार है वो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है, स्पेशली सुंदरबन रीजन के अंदर में, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो उस मैंग्रोव फॉरेस्ट को बचाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय पर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं ये लगातार ख़त्म होते चले गए हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर में इन मैंग्रोव्स वाले जंगलों का इस्तेमाल हो गया है मछलियों का पॉन्ड बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम दोबारा से मैंग्रोव्स के जंगल फिर से रिस्टोर करेंगे, बहुत सारे मैंग्रोव्स वाले पेड़ यहाँ पर लगाए जाएंगे।
ठीक है, तो न्यूज़ में ये चीज़ चल रही है, बट एग्जामिनेशन में क्या क्या पढ़ना है, इस आर्टिकल से क्या क्या चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं एग्जामिनेशन में, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने क्या डिसाइड किया, मैंग्रोव के जंगलों को रिस्टोर करना, ये हमने न्यूज़ में पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि पहले के कंपैरिजन में बहुत सारे मैंग्रोव्स के पेड़ काटे जा चुके हैं, और पेड़ काटने के बाद में वो सारे जंगलों को मछलियों का तालाब बना दिया गया है, जहाँ पर मछली पालन चल रहा है। अब इसका एक बैकग्राउंड है। अब ये मैंग्रोव्स जो है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैंग्रोव्स को हम किसी भी हाल में ख़त्म नहीं होने देना चाहते, क्योंकि यही मैंग्रोव्स के पेड़ वो हैं जो जब जब साइक्लोन आता है, क्योंकि आपने देखा वेस्ट बंगाल के जस्ट बगल में बे ऑफ बंगाल पड़ता है, उस समुद्र के अंदर में हर साल साइक्लोन जैसी स्थिति बनती है, और बहुत बार जो ये चक्रवात हैं वो तबाही मचाते हैं इस पूरे रीजन के अंदर में। तो जो तबाही मचती है चक्रवात की साइड से, साइक्लोन्स की साइड से, उस साइक्लोन स्टॉर्म के असर को कम कर देते हैं अगर ये समुद्र किनारे पेड़ खड़े रहते हैं मैंग्रोव्स के। तो समुद्र में उठ रहा तूफान, समुद्र में उठ रहा बवंडर का असर लोगों तक कम पड़ता है, क्योंकि बीच में ये पेड़ उस पूरी मार को झेल लेते हैं। समुद्री तूफान को झेल लेते हैं, कोस्टल इरोजन को झेल लेते हैं, मिट्टी खिसकती नहीं समुद्र के अंदर में, क्योंकि मिट्टी को जकड़ के रख रखा है इन पेड़ों की जड़ों ने। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों मैंग्रोव्स के, ऐसे आपको देखने को मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक समुद्र का हिस्सा है, समुद्र के किनारे ही मैंग्रोव्स के ये जंगल हमको नज़र आते हैं। अब साइक्लोन आएगा, कोई चक्रवात आएगा इस तरीके से, तो ये जो पेड़ हैं आधी मार, आधी फोर्स, आधी बर्बादी साइक्लोन की यहीं पर रोक देंगे। तो पीछे का एरिया जहाँ पे लोग रह रहे होंगे, ये एरिया काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहता है। और मान लो इनको हटा ही दिया जाए, इन पूरे जंगल को, क्योंकि एक आध पेड़ नहीं है जो ये रोक रहा है, ये जंगल हैं, घने पेड़ हैं। अब मान लो इनको ख़त्म ही कर दिया जाए पूरी तरह से, तो ये जो भी साइक्लोन का तूफान वगैरह बनेगा, ये पूरे के पूरे एरिया को, पिछले एरिया को बर्बाद कर देगा। इसका और कोई परिणाम निकल कर नहीं आएगा, समझे। बाकी ये मैंग्रोव्स ये भी हैं कि भाई बहुत सारे कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो आपके एनवायरमेंट से बहुत सारी गर्मी को भी एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने में भी हेल्प रहती है इनकी। लेकिन मेजर समस्या पिछले कुछ समय पर क्या हुई है कि वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबन रीजन में, क्योंकि सुंदरबन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, इसी के लिए यहाँ पर उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में कवर किया गया, याद रखिएगा। अब जो एग्जैक्ट मेन इशू हमारे लिए निकल कर आ रहा है वो क्या है कि इन मैंग्रोव्स के जंगलों में बहुत सारा इलीगल एंक्रोचमेंट हुआ है, अवैध तरीके से जगह को कब्जाया गया फार्मिंग करने के लिए, है ना। इस जिस वजह से पेड़ों की कटाई हो गई, ये पूरा एरिया बहुत खतरे में जा चुका है। तो उस वेस्ट बंगाल की सरकार अब दोबारा से प्लान कर रही है कि हम सारे के सारे ये एंक्रोच हुए हुए एरिया जिन पे कब्जा कर लिया गया था, उन सब एरिया में वापस से जो मैंग्रोव रीजन है उसको ग्रो करेंगे, वापस से पूरे मैंग्रोव के फॉरेस्ट को लगाया जाएगा। तो मिनिस्टर का यहाँ पर यही एग्जैक्टली स्टेटमेंट है, और इन्होंने एक रिपोर्ट का सहारा भी लिया है। उस रिपोर्ट का नाम है न्यूज़ रिपोर्ट। इसकी फुल फॉर्म है नेचर एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी। ये ऐसी रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है न्यूज़ रिपोर्ट की साइड से, जिसके थ्रू हमको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिली है। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज़ कि लगभग 600 हेक्टेयर की ज़मीन है मैंग्रोव वाले जंगलों की, जो कब्जा ली गई है, एंक्रोच कर ली गई है, इलीगल एंक्रोचमेंट है। और ये एंक्रोचमेंट अलग अलग 10 जगहों पर पाया गया है, जहाँ पर जंगल बर्बाद हो रहे हैं, और इन जंगलों को कन्वर्ट कर दिया गया है। जितने भी ये फॉरेस्ट हैं दोस्तों, यहाँ पर पेड़ों की सफाई करके, पेड़ों की कटाई करके इनको कन्वर्ट कर दिया गया है भेरीज में। भेरीज मतलब क्या होता है, शैलो फिश पॉन्ड, यानी मछलियों का तालाब आप देख पाओगे, यह है भेरीज। और इसी न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, तो जो एक्चुअल एंक्रोच्ड एरिया है जहाँ पे एंक्रोचमेंट हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ा हो सकता है जब हम लोग सर्वे करेंगे। अभी तो कुछ जगह का यहाँ पे डिटेल निकल कर आया है, इसके थ्रू बताया गया, जिस वजह से वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट एक्शन लेना चाहती है कि मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट को वापस से रिवाइव किया जा सके, वापस से रिस्टोर किया जा सके। अब थोड़े से फैक्ट आपके सामने आ जाते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि वेस्ट बंगाल के पास में कितने मैंग्रोव्स हैं आखिरकार। तो वेस्ट बंगाल सुंदरबन की जब बात आती है, तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट यहीं पर प्रेजेंट है। इंडिया में जितने भी मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उसका 42.45% का कवरेज इसी वेस्ट बंगाल के सुंदरबन रीजन में हमको देखने को मिलता है। ये रीजन अपने आप में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पूरे के पूरे कोस्टल एरिया को बचाता है साइक्लोन से और समुद्री अलग अलग बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरों से। रिच बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, क्योंकि भाई यहाँ पर जंगल है, तो अन्य प्रकार की प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं, उनका घर है ये, तो उनको सपोर्ट करता है। और ये पूरा रीजन आज के लिए एक कार्बन सिंक की तरह भी काम करता है। कार्बन सिंक मतलब बहुत सारा कार्बन को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, कार्बन सिंक। फिर बात आती है दोस्तों फिशरीज और लाइवलीहुड कम्युनिटीज़ को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि कई सारी अन्य प्रकार की मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, जो कई बार जो मछुआरे हैं वो यहीं से मछली को डायरेक्टली पकड़ सकते हैं। पेड़ काट के पौंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट का कहना है।
और सबसे अहम बात दोस्तों, इन्हीं मैंग्रोव फॉरेस्ट रीजन में एक प्रकार का मगरमच्छ पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अब भारत में आपको पता है एक घड़ियाल होता है, एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, एक मगर होता है, लेकिन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की जब बात आती है, जो खारे पानी में रहना पसंद करता है, वो भी इन सुंदरबन टाइगर रिजर्व्स में पाए जाते हैं। इवन 234 से लेकर 264 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स इस रीजन में प्रेजेंट हैं। लोग घूमने के लिए टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, याद रखना, टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से ये एरिया बहुत पॉपुलर है। ये पूरा का पूरा सुंदरबन रीजन जब आप देखोगे तो लोग घूमने आते हैं, कई बार क्रोकोडाइल जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं उनको वगैरह मतलब देखने भी आते हैं, तो इको टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी रेलिवेंट है। तो कभी भी आपने रिवाइज करना है अगेन ये वाला टॉपिक, तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर। सारे के सारे सेक्शंस एक ही जगह पर कवर कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आता है आपके सामने। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर बात हो रही है भारत के फॉरेन पॉलिसी के बारे में, कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है इसको थोड़ा सा यहाँ पे समुद्र पे अपने नए बदलाव लाने होंगे। समुद्र पे बदलाव क्या मतलब, क्योंकि हमने देखा जो वेस्ट एशिया वाला रीजन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला रीजन है, जो अभी हम लोगों ने काफ़ी दिनों पहले पढ़ा भी है, वहाँ से लगातार ईरान, यूएसए, इजराइल, इनके बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रहा है। इस वॉर के दौरान वेस्ट एशिया में पूरा क्राइसिस बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सही तरीके से सुरक्षित जहाज़ पास नहीं हो पा रहे, या पास हो रहे हैं तो बहुत डर है। कुछ जहाज़ों पर अटैक भी हुआ। अब दुनिया भर में जितने भी जहाज़ चल रहे हैं समुद्र में, सामान को इधर से उधर कैरी कर रहे हैं, उनकी केयर करने के लिए, जहाज़ चलाने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो रिक्वायरमेंट में एक तो फिलीपींस नाम का देश है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा फिलीपींस अपने देश से दुनिया भर में अपने नाविक को पहुंचाता है। नाविक मतलब सी फेयरर्स की बात हो रही है, जो उन जहाज़ों को संभाल रहे हैं। सेकंड नंबर पर अपना प्यारा भारत है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा सी फेयरर्स को भेजता है। बहुत सारे लोग जो दुनिया भर के जहाज़ों में काम कर रहे हैं, सुरक्षित सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रहा है, उसमें इंडियन सी फेयरर्स का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज उसके बदले में हम उन इंडियन सी फेयरर्स की सही तरीके से सुरक्षा नहीं कर पा रहे। आपने देखा वेस्ट एशिया के पास में किसी जहाज़ पर अटैक हुआ, कुछ केस आया जहाँ पर इंडियन सी फेयरर्स की जान भी गई, कुछ केस आया जहाँ पर इंडियन सी फेयरर्स मिसिंग भी रहे कुछ समय तक। तो आज खतरा इनके ऊपर में मंडरा रहा है वेस्ट एशिया के अंदर में। तो हमें इनकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और उस प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और ऑलरेडी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे काम किए भी जा रहे हैं। क्या काम किए जा रहे हैं और क्या कर सकते हैं, आइए एक एक करके इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नाउ नंबर 1, आर्टिकल किस चीज़ को लेकर आर्ग्यू करता है वो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। ओवरव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। असली आर्टिकल की शुरुआत होती है यहाँ से कि वाई एग्जैक्टली दिस कॉन्सेप्ट इज़ इन दी न्यूज़। तो करंट समय पर दोस्तों जो ये पूरे के पूरे वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडियन सी फेयरर्स के ऊपर में एक बड़ा सा खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, और वो सी फेयरर्स, वो नाविक, मैंने आपको बताया ये वो लोग हैं जो आज दुनिया भर में अलग अलग जहाज़ों के ऊपर में, कमर्शियल शिप्स के ऊपर में काम कर रहे हैं। और ऑलरेडी गवर्नमेंट ने, ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी सरकार ने सी फेयरर फर्स्ट रिस्पॉन्स लॉन्च कर दिया है ताकि हम इंडियन सी फेयरर्स की प्रोटेक्शन कर सकें। तो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट जोन में हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इनकी सुरक्षा के लिए वर्क कर रही है। ट्रेडिशनली तौर पर देखोगे तो भारत के सी फेयरर्स को एज अ शिपिंग तौर पर देखा जाता था कि भाई ये शिपिंग इशू है, इसमें क्या काम करना। बट अब यहाँ पर धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने, या जो गवर्नमेंट बहुत सारी बॉडीज़ है, मंत्रालय हैं, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनिशिएटिव चलाए हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भारत के जो ये सी फेयरर्स हैं, जो ये नाविक हैं, इनको आखिरकार तकलीफ किस किस चीज़ की हो रही है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो ये लोग फेस कर रहे हैं। तो चैलेंजेस में सबसे पहली चीज़ दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे किसी एक के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। भले यहाँ पर दुनिया में सेकंड नंबर पर इंडिया आता हो, सबसे ज़्यादा सेलर्स को भेजता हो जहाज़ों की प्रोटेक्शन करने के लिए, जहाज़ों में सामान इधर से उधर पहुँचाने के लिए, लेकिन इनके लिए क्या हो रहा है, इन सी फेयरर्स की जो जिम्मेदारी है एक के पास नहीं है, मल्टीपल बॉडीज़ के पास में। एक तो जिन्होंने रिक्रूट किया है इन लोगों को, उनकी शिप ओनर, शिपिंग कंपनी, फ्लैग स्टेट, उसके अलावा पोर्ट स्टेट, इंश्योरेंस कंपनी, इंडियन एम्बेसी, सबका रोल आ जाता है। तो कोई भी इनकी सुरक्षा की बात नहीं करता। रिक्रूटमेंट एजेंसी सोचती है ये शिप ओनर कर लेगा, शिप ओनर सोचता है शिपिंग कंपनी कर लेगी, शिपिंग कंपनी सोचती है पोर्ट स्टेट कर लेगा, ये चलता रहता है। कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं है जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, इनके सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। एक दूसरे के ऊपर में काम डाल देते हैं, यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इंडियन सी फेयरर्स के बारे में अगर अच्छे से जानना है तो आप देखो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जो समुद्र के जरिए सबसे ज़्यादा व्यापार हो रहा है, उसकी एक मेन ताकत है भारत के ये नाविक। क्योंकि ये सी फेयरर्स वो हैं जो आज मर्चेंट शिप्स के ऊपर में काम करते हैं, जिसमें सामान को कैरी किया जा रहा है, कार्गो कैरी किया जा रहा है।
इनके रोल क्या होते हैं? सी फेयर्स में आपके कैप्टन्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, कुक भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं और डेक क्रू मेंबर्स भी हैं। ये लोग दुनिया भर में ऑयल ट्रांसपोर्ट करना हो, फूड ट्रांसपोर्ट करना हो, कंटेनर्स ट्रांसपोर्ट करने हो, रॉ मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करने हो, कंज्यूमर गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हो, उनमें सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। ये मिलिट्री पर्सनल नहीं है, बट यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में या मर्चेंट शिप्स के अंदर में एक बहुत बड़ा रोल होता है सी फेयरर्स का, ये याद रखिएगा। अब सी फेयरर्स का इंपॉर्टेंस साल ब साल इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जून 2025 में इंडिया के पास केवल 3.2 लाख सी फेयरर्स थे और 2014 के कंपैरिजन में लगभग ये 3 गुना ज़्यादा हैं। और 2026 की सी फेयरर वर्कफोर्स रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर है सी फेयरर का। ये आपका प्रीलिम्स के लिए फैक्ट हो गया, सीधा सीधा एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि बताओ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर कौन है सी फेयरर में, तो वो इंडिया है। पहला कौन सा है? तो पहला फिलीपींस है, जो सबसे ज़्यादा नाविकों को अब दुनिया भर में अलग अलग जहाज़ों में भेजता है। ठीक है, तो दुनिया भर में जितने भी सी फेयर वर्कफोर्स है उसमें 12% के हिसाब से कंट्रीब्यूशन आज भारत का होता है, याद रखिएगा। अब मैंने आपको बताया वो ढेर सारी समस्याएं हैं, ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इंडियन सी फेयर्स करंट समय पर फेस कर रहे हैं। पहली जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं दोस्तों, वो है एग्जैक्टली कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। मैनी इंडियन सी फेयर्स ऐसे हैं जो आज डेंजरस जोन में काम कर रहे हैं। वेस्ट एशिया में जहाज़ चल रहे हैं, कोई खतरे से खाली नहीं है, कब आके मिसाइल गिर जाए किस पे कुछ नहीं पता। रेड सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, गल्फ ऑफ एडन हो गया, वेस्ट अफ्रीका हो गया, ये सारे के सारे रीजन्स आज बहुत खतरे में हैं। इन पे मिसाइल अटैक हो रहा है, ड्रोन अटैक हो रहा है, नेवल माइंस हो रही हैं, उसके अलावा पायरेसी हो रही है। ठीक है, कई बार समुद्री लुटेरे इन जहाज़ पे पहुंच जाते हैं, होस्टेज सिचुएशन बन जाती है, लोगों को होस्टेज बना लिया जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते हैं। तो आज ना ये संभालने के लिए कोई एक ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि एक ही ज्यूरिसडिक्शन या एक ही कंपनी के पास में सारा काम है वो रिजॉल्व कर देगा, नहीं। मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन है। एक जो जहाज़ होता है उसमें बहुत सारी मल्टीपल जो कंडीशंस है वो होती हैं। फॉर एग्जांपल जो क्रू मेंबर है एक, वो इंडिया का है ना, उसका जो एम्प्लॉयर है जहाज़ में, एम्प्लॉयर मेन वो सिंगापुर का हो सकता है, जहाज़ कहाँ पे रजिस्टर है, पनामा में रजिस्टर हो सकता है, कार्गो कहाँ का है, कुवैत का, अटैक कहाँ पे हुआ, ओमान में होता, बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं। इस वजह से कई बार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता और इंडियन सीफेयरर्स ऐसे ही अपने जान पे खेल के काम कर रहे होते हैं। फिर एक रिपोर्ट आती है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की रिपोर्ट, जिसमें पता चलता है कि 1125 भारत के नाविक ऐसे हैं 2025 में जिनको अबेंडन ही कर दिया गया। मतलब ना कोई खाना मिल रहा था, ना कोई पानी मिल रहा था, ना ही उनको उन्होंने जो नौकरी करी है उसका पैसा दिया जा रहा है, रिटर्न टिकट नहीं मिल रहा, शिप ओनर से कोई सपोर्ट नहीं। कभी कभी ये लोग कोई भी सपोर्ट नहीं करता हो इन सी फेरियर्स को, जिनके दम पे ये लोग व्यापार कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर फैमिली को भी एक डर रहता है कि हाँ मेरा बच्चा आज वेस्ट एशिया के किसी जहाज़ पे मतलब प्रेजेंट है एज अ सी फेयर के तौर पे, तो क्या फैमिली को कोई सुविधा दी गई है? बिल्कुल, फैमिली को सुविधा ये दी गई है कि फैमिलीज जो हैं जहाज़ की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन लोकेशन ट्रैक करने से कुछ नहीं हो रहा। उन्हें ये नहीं पता कि जो सी फेयर है वो सेफ़ है जहाज़ पे या नहीं, इंजर हो गया है या उसको डिटेन कर लिया गया है, कुछ नहीं पता, बस खाली जहाज़ की लोकेशन देख सकते हैं। फैमिली को यहाँ पर ये फैसिलिटी दी गई है। अब गवर्नमेंट ने सी फेरियर्स के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए हैं। पहला सी फेरियर फर्स्ट नाम का इनिशिएटिव चलाया गया है, जहां पे हमारा मेन टारगेट है भारत के जितने भी नाविक हैं पूरे वेस्ट एशिया में, उनको सभी तरीके से ट्रैक किया जाए, उनके शिप की लोकेशन को मॉनिटर किया जाए, कौन से खतरे हैं, क्रू का वेलफेयर, उनके कल्याण कैसा हो सकता है, और हर एक फैमिली को यहाँ पर एक कनेक्शन की अपॉर्चुनिटी दी गई। एक डैशबोर्ड बनाया गया ताकि रियल टाइम में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती रहे और फैमिलीज़ वाले को भी मिलती रहे और हम भी ट्रैक करते रहें कि भाई भारत के नाविक कहाँ पर हैं, किस खतरे से गुजर रहे हैं। हाल ही में पता होगा 15 जुलाई की बात है, गवर्नमेंट ने सारे शिप ओनर्स को, शिप मैनेजर को, रिक्रूटमेंट एजेंसी को ये एडवाइस दी थी कि भाई भारत के सी फेरियर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास में तैनात मत करना, आपको किसी दूसरे देश के सी फेरियर्स को तैनात करना है कर देना, बट इंडियन सी फेरियर्स यहाँ पर नहीं होने चाहिए। अब क्वेश्चन आता है करंट मेजर्स के कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस, यानी करंट समय पर यहाँ पे जो तरीके लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की साइड से कि हम जहाज़ को ट्रैक करेंगे, ये सब काम करेंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कह सकते हैं लिमिटेशंस हैं। अब लिमिटेशन क्या है कि केवल आप जहाज़ को ट्रैक कर रहे हो यहाँ पे डैशबोर्ड के माध्यम से और तो कुछ नहीं हो रहा। आप शिप ओनर्स को फोर्स नहीं कर पा रहे कि भाई शिप ओनर किस तरीके से एक्ट करेगा। आप अपने नाविक अगर कोई खतरे में फंस गया तो कैसे लेकर आओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस खाली ट्रैक करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो इसी के लिए फिर बाद में मैरीटाइम कंज्यूलर प्रोटोकॉल को बनाने की बात की गई। आर्टिकल में मेन डिमांड यही है, जो हमारे राइटर साहब हैं वो कह रहे हैं कि सी फेरियर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक परमानेंट मैरीटाइम कंज्यूलर प्रोटोकॉल बना सकते हैं। इसके अंदर में क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि भाई कौन रिस्पॉन्स करेगा पहले,
ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री का जिम्मेदारी है सी फेयरर्स के लिए, इसमें सब कुछ बताना होना चाहिए कि भाई भारत की एम्बेसी, पोर्ट अथॉरिटीज़, हॉस्पिटल, लॉयर, इंश्योरेंस कंपनी, शिप ओनर, एक बीच में सबका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सबका जो जो काम है सब इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है सब एक दूसरे के ऊपर में टाल देंगे। हमें एक डेडिकेटेड मैरीटाइम ऑफिसर्स की ज़रूरत है, ये बात सेकंड चीज़ कहते हैं। थर्ड, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे देश में नहीं इंटरनेशनल लेवल पर एक कानून है जिसको बोलते हैं एमएलसी, विच इज़ मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन, याद रखिएगा। तो बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारी यहाँ पर कंट्रीज़ ऐसी हैं दोस्तों जो बहुत जल्दी अपने जहाज़ को रजिस्टर कर लेती हैं, लेकिन रजिस्टर करने के बाद में वो नियमों को नहीं मानती। ये इंटरनेशनल लॉ है मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन, जिसकी मेन मांग यह है कि भारत में जितने भी सी फेयरर्स काम कर रहे हैं भारत के दुनिया भर में, उनको सही समय पर उनके अधिकार की बात किया जाए। उनके जो राइट्स हैं, उनके राइट्स क्या हो सकते हैं, टाइम पर उनको उनकी मजदूरी मिले, है ना। उसके अलावा जब ज़रूरत हो तो वो जा सकें अपने घर पर। तो ये कुछ चीज़ें, उनके अधिकारों की बात होनी चाहिए। मैरी टाइम लेबर कन्वेंशन ये सीधा सीधा कहता है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, राइटर साहब का ये कहना है। दूसरा, भारत की जो मैरी टाइम एग्रीमेंट्स हैं वो मेनली इंडियन सर्टिफिकेट्स वगैरह को कवर कर रहे हैं। हमें बहुत डीपली भारत के सभी एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इंटरनेशनली हम कॉपरेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया फिलीपींस और इंडोनेशिया, फिलीपींस और भी टॉप पर है, बट फिलीपींस और इंडोनेशिया ये दो कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे जो ऑलरेडी बहुत सारे सी फेयरर्स अपने देश के दुनिया भर में चल रहे हैं, सामान को इधर से उधर पहुंचा रहे हैं। तो इंडिया इन फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ में कोलैबोरेट कर सकता है अलग अलग बॉडी के माध्यम से। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनके माध्यम से हम इनके साथ कोलैबोरेट करके मिलकर काम कर सकते हैं, जहां पर अपने सी फेयरर्स की प्रोटेक्शन के ऊपर भी काम किया जाएगा, उनके अधिकारों की सुरक्षा भी की जाएगी। हाल ही में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग का डिसीजन ये भी आया था कि भाई सुनो, इतना जल्दी सी फेयरर्स को अभी के लिए खतरे वाली जगह पर मत ले जाओ, ठीक है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला रीजन है स्पेशल तौर पे, तो वहाँ पे इन लोगों को अभी तैनात नहीं करना चाहिए। वो सब डिसीजन वगैरह आ रहे थे। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस बस खाली इस पूरे आर्टिकल का यही निकलता है कि भारत के नाविकों को बचाना, इंडियन सिटीजन्स को सबसे प्रायोरिटी पे रखना, भारत के मैरीटाइम डिप्लोमेसी को इंप्रूव करना, भारत की दुनिया भर में शिपिंग की रेपुटेशन को इंप्रूव करना, लेबर राइट्स की सुरक्षा करना, और इंडिया क्राइसिस में कैसे रिस्पॉन्स करता है उस चीज़ को इंश्योर करना। ठीक है, अब जो भी चीज़ें हैं आप उसको रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंटर। इसमें फैक्ट वगैरह याद रखना कि भाई सी फेयर के नाम पे हम कौन से नंबर पर हैं। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि मैरी टाइम लेबर कन्वेंशन जो है ये किस चीज़ की बात करता है, ये अधिकारों की बात करता है हमारे सी फेयरर्स की, कि टाइम पे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव रहे, टाइम पर उनको मजदूरी मिले, इन सब चीज़ों को इंश्योर करता है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है। ओवर 2 लाख केसेस पेंडिंग इन फास्ट ट्रैक कोर्ट सेज सेंटर। अभी आपको पता होगा परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आता है कि पेपर लीक को रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लगाए जाएंगे, जिसमें जल्दी जल्दी इन केसेस को डील किया जाएगा। एंड कल यहाँ पर कैबिनेट के अंदर में एक जो प्रस्ताव है उसको पास करने की कोशिश की गई है, ठीक है, जिसमें कोशिश की जा रही है कि कोई भी अगर पेपर लीक करता है तो 10 साल की जेल, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो कुछ नए लॉज लेकर आए जा रहे हैं ताकि पेपर लीक ना हो देश के अंदर में, क्योंकि पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है। मल्टीपल पेपर लीक्स इंडिया ने फेस करे हैं, है ना, जिसकी वजह से कई बार बच्चे बहुत परेशान होते हैं। बच्चा बहुत मेहनत करता है, पूरे साल मेहनत करता है, एट द लास्ट पेपर लीक को देखने के बाद में उसका मनोबल, उसका मोटिवेशन सब टूट जाता है ना। तो उसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ मेजर्स ले रही है। देखते हैं गवर्नमेंट किस तरीके से इन मेजर को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। बट करेंट समय पर गवर्नमेंट के मेजर यही हैं। अब फोकस इतना है कि इसको लागू कैसे किया जाएगा, इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, उनका भी स्टेटमेंट है कि भाई देखो एनटीए से काफ़ी सारे लोग, क्योंकि नीट को ऑर्गेनाइज करने वाली जो बॉडी है वो है एनटीए नाम की बॉडी, उसमें से काफ़ी सारे लोगों को निकाल दिया गया है, ठीक है, और निकालने 40 या 47 लोगों को वहाँ से निकाला गया है, ये रिपोर्ट के अंदर में बताया जा रहा है। और उसमें रिफॉर्म्स करने की बात की जा रही है। देखो रिफॉर्म्स, मैंने पहले ही बोला, रिफॉर्म्स एक सबसे बड़ी चीज़ है। रिफॉर्म करना ज़रूरी है एजुकेशन सेक्टर के अंदर में। रेजिग्नेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। रेजिग्नेशन लेना चाहिए बट उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। फ़ायदा होगा रिफॉर्म में, बदलाव क्या हो रहे हैं, आप उसको ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हो, क्या आप नीट पेपर ढंग से करवा पा रहे हो या नहीं करवा पा रहे हो। अब फिलहाल यहाँ पर मैटर यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया था, लेकिन आज भी अगर आप देखोगे दोस्तों तो 2 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर में पेंडिंग पड़े हैं। अब इसका क्या होगा ज़रा ये भी बताओ। ये खुद सेंटर यहाँ पर कहती है कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो खुद केसेस पेंडिंग पड़े हैं, 2.5 लाख के से ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं। तो इसमें भी हमें एक नया रिजोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। अभी मैं आपको समझाता हूँ मैटर है क्या। न्यूज़ में क्या चल रहा है, न्यूज़ में ये चल रहा है कि भारत का जो यहाँ पे लॉ मिनिस्ट्री है, उन्होंने पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन दिया
कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला तो है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू ये केसेस को रिजॉल्व किया जाएगा, बट ऑलरेडी भारत में जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं उनमें 2.45 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है, अब बैकग्राउंड क्या है, अगर स्पीडी जस्टिस देना है, तुरंत बहुत जल्दी अगर न्याय देना है, स्पेशली यहाँ पर जिसमें महिलाएं इन्वॉल्व हो किसी क्राइम में या बच्चे इन्वॉल्व हों, उनके साथ में कोई अत्याचार हुआ है, तुरंत केसेस को डील करना है, तो उसके लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम को लॉन्च किया था। इस पर्टिकुलर स्कीम में मेन पर्पज़ ये था, कोई रेप का केस है तुरंत यहाँ पे उसको न्याय मिल सके, जिसने भी यहाँ पर एक घिनौनी हरकत की उसको सज़ा दिलवाया जा सके। उसके अलावा पोक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, जहाँ पर एक बच्चे को प्रोटेक्शन देने की बात की है। यानी ऐसे केसेस आते हैं तो तुरंत यहाँ पर इन केसेस को डील किया जाए, इसलिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए थे। मेजर इशू यह है कि ठीक है तुरंत जस्टिस दिया जाएगा, बट आज यहाँ पर इस पर भी बर्डन बैकलॉग का है कि केसेस पेंडिंग पड़े हैं सर, बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस खुद इस बात को बोलती है ना, खुद लॉ जो मिनिस्टर हैं उनका कहना है 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स आज फंक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं 29 अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर में, और इसमें से लगभग 398 आप देखोगे एक्सक्लूसिवली पोक्सो कोर्ट्स बनाए गए हैं। तो ये कोर्ट्स को बनाया गया था रेप केसेस और पोक्सो केसेस को तुरंत जल्द से जल्द डील करने के लिए, ये याद रखिएगा। अब क्या है, एज पर दी गवर्नमेंट डेटा 31 दिसंबर 2025 तक खुद फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर में 2,45,579 केसेस पेंडिंग पड़े हैं। ये दिखाता है कि इस पे भी और भी वर्कलोड आने वाला है। तो केसेस जो रजिस्टर हो रहे हैं वो रजिस्टर होने की संख्या ज़्यादा है, केसेस जो निपट रहे हैं उनकी संख्या कम है, दैट इज़ वाई यहाँ पर ये पेंडिंग केसेस का लोड बढ़ गया है। बाकी पर्पस क्या होता है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स का, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई तुरंत जस्टिस, तुरंत न्याय देना, बच्चों और महिलाओं की प्रोटेक्शन करना, पब्लिक कॉन्फिडेंस आता है जस्टिस सिस्टम में कि हाँ भाई तुरंत कोई अपराध हुआ है तो तुरंत यहाँ पर उस व्यक्ति को न्याय मिलेगा जिसके साथ में भी ये हुआ है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुरंत मैंने आपको बताया सीरियस ऑफेंस में डिसीजन देंगे। जो रेगुलर कोर्ट है इस पर प्रेशर कम हो जाता है, वरना कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में 4.5 करोड़ से ज़्यादा, 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं करंट समय पर, तो उनको भी डील करना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हमें ज़रूरी है, समझे। तो आई होप ये क्लैरिटी मिल चुकी है। बट चैलेंजेस, बर्डन, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पर भी बर्डन है, तो इसका उपाय क्या दिया गया है? उपाय ये दिया गया है कि भाई जुडिशियल वैकेंसीज जो खाली पड़ी हैं उसको तुरंत जल्दी जल्दी भरा जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को और मजबूत किया जाएगा और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, डिजिटल केस मैनेजमेंट किया जाएगा ताकि कुछ केसेस को डिजिटली यहाँ पर मैनेज कर सकें, और रेगुलर बेसिस पर डिस्पोजल रेट को देखा जाएगा कि कितने केसेस जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ानी होगी, समझ रहे हैं। तो ये कुछ तरीके हैं, आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। बाकी कुछ आपने पढ़ना है तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिए गए हैं सारी की सिचुएशन को रिवाइज करने के लिए। नाउ अब यहाँ पर दोस्तों ये रहे सारे के सारे रिवीजन पॉइंटर्स की डिटेल, आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंटर, चलिए इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंटर तो दे दिए। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है, 2 ही क्वेश्चन है, फटाफट इनके आंसर दो नीचे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन नंबर 301 जो है यूएस ट्रेड एक्ट 1974 का, ये प्राइमरी तौर पर ये यूनाइटेड स्टेट्स को पावर देता है, किस चीज़ की पावर देता है? ताकि क्या ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवा सके डेवलपिंग कंट्री को, इसकी पावर, या इमिग्रेशन को रेगुलेट कर सके इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर जितने भी अनफेयर फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस है, गलत तरीके से जो यहाँ पर फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, या ये ग्लोबल टैरिफ को फिक्स करने की बात करता है अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बताएं किसके लिए ये यूएस का पर्टिकुलर एक्ट है। नेक्स्ट आपके सामने प्रेजेंट है मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन। तो मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन का मेन पर्पस क्या है, इसका मेन एम क्या है वो आपने बताना है। क्या इसका मेन एम है रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज, जितने भी नेवल एक्सरसाइज उसको रेगुलेट करना। सेकंड, या फिर एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर देना स्पेशली सी फेरियर्स की वर्किंग कंडीशन को लेकर, या फिर मैरीटाइम बाउंड्रीज़ की डिलिमिटेशन सेट करना बिटवीन दी कोस्टल स्टेट्स, या फिर जो डीप सी मिनरल एक्सप्लोरेशन है उसको, उसके नियमों को गवर्न करना। तो क्या मेन पर्पज़ है मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन का, बताएं। 2 ही क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे हैं, आंसर आपको पता है, जल्दी से आंसर लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, बाकी मैंने बताया मंडे से अपना ऑलरेडी टाइम पर आ जाएंगे और सेशन को रेगुलर बेसिस पर टाइम पर कंडक्ट करेंगे, और बस। और बाकी कल संडे है, संडे आपका रहेगा रिवीजन सेशन, तो रिवीजन सेशन को अटेम्प्ट करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवाइज़ करने के लिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।